Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study about graphite furnace atomic absorption spectroscopy or GFAAS, and this is the part 2 of the lecture series of atomic spectroscopy. So graphite furnace atomic absorption spectroscopy is the next version of सिंपल AAS। देखिए जो सिंपल एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें फ्लेम यूज़ होता है, लेकिन फ्लेम का जो टेम्परेचर है उसकी एक लिमिट है। तो जो ओवरऑल प्रोसेस है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का वो डिपेंड करता है कि फ़्लेम का टेम्परेचर कितना है। जितना ज़्यादा फ्लेम का टेम्परेचर हाई होगा उतनी ही ज़्यादा एटोमाइजेशन होगी और उतना ही जो है वो एटम्स फिर हॉलो कैथोड लैम्प से लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है वो आएगा। तो फ्लेम के टेम्परेचर की एक लिमिटेशन है, तो इसलिए हमने फ्लेम को रिप्लेस कर दिया है विद ग्रेफाइट फर्नेस। वो इस तरह एक नई टेक्निक जो है वो डेवलप हुई है विच इज़ कॉल्ड एज ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और GFAAS। So this technique has far greater sensitivity and in this particular as I have mentioned earlier कि ग्रेफाइट फर्नेस जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये एक डायग्राम देखें तो यहाँ पर एक साइड से जो है वो हॉलो कैथोड लैम्प जो है उसकी लाइट एंटर हो रही है और दूसरी साइड से जो है वो एग्ज़िट हो रही है। और ये अगर आप दरमियान में देख रहे हैं तो ये ग्रेफाइट फर्नेस जो है वो ट्यूब है और यहाँ पर ये सेंटर में आप जो है वो इसकी एक ओपनिंग देख रहे हैं। तो यहाँ से हम सैंपल जो है वो इंजेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ दी मेन डायग्राम ऑफ ग्रेफाइट फर्नेस ट्यूब जो कि हम यूज़ करते हैं। सो इट हैज़ वेरियस एडवांटेजेस। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है टेम्परेचर का, कि इसमें जो टेम्परेचर रेंज है वो फ्लेम के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सेकंड जो है इसका एडवांटेज कि ग्रेटर सेंसिटिविटी है और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो ऑलमोस्ट ICP या इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा के करीब जो है वो पहुंच जाती है, जो कि थर्ड वर्जन और बेटर वर्जन है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो जब हम ग्रेफाइट फर्नेस यूज़ करते हैं तो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा के करीब पहुंच जाती है। सो वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैम्पल इज़ इंजेक्टेड इनटू द फर्नेस। तो ये भी एक एडवांटेज है कि हमें सैम्पल जो है वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए सिग्नल उसका लेने के लिए। एक और एडवांटेज ये है कि सैम्पल ज़रूरी नहीं है कि हमने लिक्विड फॉर्म में लेना है। सो इन दिस टेक्निक हम सैम्पल जो है वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं। व्हाट इट मीन्स कि इसका इतना बड़ा एडवांटेज है कि जितने भी हमने सैम्पल प्रोसेसिंग स्टेप्स किए होते हैं वो सारे जो है वो फिर हमें नहीं करने पड़ेंगे, जिसमें ना हमें एक्स्ट्रा केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जस्ट डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में सैंपल लेकर हम डायरेक्टली जो है वो इस ट्यूब में उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। So as sample is electrically heated, so far greater temperature range is achieved as compared to the flame, and as sample remain confined within a furnace for greater period of time, so better chance of electromagnetic absorption from hollow cathode lamp। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इस जगह पर कन्फाइंड रहता है सैम्पल तो उसकी एटोमाइजेशन होगी। जब एटम्स बनेंगे तो एक तरफ से हॉलो कैथोड लैम्प से लाइट जो है वो ये एब्जॉर्ब करेंगे और इस तरह लाइट जो है वो पास होगी। तो क्योंकि सैंपल जो है वो इसी बाउंड्री के अंदर जो है वो कन्फाइंड रहता है तो बेटर चांस है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब करे एज़ कम्पेयर टू द फ्लेम। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिल मिलाकर फिर जो सेंसिटिविटी है वो ग्रेफाइट फर्नेस की उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ देखें कि अगर हमने सैंपल जो है वो इंजेक्ट करना है डायरेक्टली इनटू सॉलिड फॉर्म तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर टेम्परेचर जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए कि उसमें हमने उसकी चेयरिंग करनी है, ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करना है और उसके बाद जाके फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल का जो है वो हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो यस इतना टेम्परेचर होता है ग्रेफाइट फर्नेस में कि हम डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में सैंपल को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो एडवांटेज इसके अलावा ये भी होगा कि जब हम मोस्टली टेक्निक्स जो हैं वो सैंपल इंजेक्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो हमने क्या किया करते हैं कि जो सैंपल होता है
उसमें सैम्पल प्रिपरेशन स्टेप्स में हम अपने सैंपल को सॉल्युबलाइज करते हैं, लिक्विड में लेकर आते हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन जो है वो ऐसी होती है जो कि सॉल्युबल नहीं होती और वो अनडिसॉल्व फॉर्म में रह जाती है, तो वो फिर एनालिसिस का पार्ट नहीं बनती। लेकिन जब हम डायरेक्टली सैंपल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो सारे का सारा सैंपल जो है वो फिर ऑप्टिमम वे से जो है वो उसका एनालिसिस होता है। तो दैट इज़ वाई ये भी एक ग्रेफाइट फर्नेस का एडवांटेज है और इसीलिए ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है वो हमें इसकी अचीव होती है। लेकिन जहाँ पर इसके फिर एडवांटेजेस हैं वहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल ह्यूमन स्किल चाहिए और वो स्किल जो है वो फिर एक्सपीरियंस से आती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये वो पोर है जिसको हम माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं, और अगर आप देखें कि यहाँ पर ये जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमने सैंपल को अपने प्लेस करना है। तो अगर आप देखें कि दिस इज़ दी रॉन्ग वे और इनकरेक्ट वे, तो आपने सैंपल को जो है वो इंजेक्ट तो किया है लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो उसने स्टे नहीं किया, वो एयर के अंदर ही सस्पेंडेड है या वो इसकी वॉल के साथ जो है वो लगा हुआ है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर मेन हीटिंग होनी है वहाँ पर वो अटैच नहीं है। सो दिस इज़ दी रॉन्ग वे ऑफ प्लेसिंग दी सैंपल। तो करेक्ट वे जो है वो ये वाला है। इसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो सैंपल प्लेस हुआ हुआ है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसको यूनिफॉर्म हीट मिलेगी, इसमें बेटर एटोमाइजेशन होगी, वेयर एज इसमें स्प्लैशिंग होगी, और हो सकता है कि कुछ सैंपल जो है क्योंकि उसने इसकी वॉल को या इसके प्लेटफॉर्म को टच नहीं किया तो वो वापस पिपट के साथ बैक भी चला जाए। तो इस तरह दिस इज़ दी बेस्ट वे एंड प्रॉपर वे ऑफ प्लेसिंग द सैंपल विद इन दी फर्नेस और ट्यूब एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो इस तरह अगर आप इसी से ही अंदाज़ा लगा लें कि सैंपल को प्लेस करने से ही जो है वो पूरा एनालिसिस जो है वो वेरी कर सकता है। सो इन दिस वे वेरी माइन्यूट टेक्निकलिटीज़ आर इन्वॉल्व, लेकिन एट द एंड हमें फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो बेटर मिलता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि दिस इज़ द करेक्ट पोजीशन फॉर इंजेक्टिंग सैंपल इनटू द ग्रेफाइट फर्नेस, तो यहाँ पर देखें कि वॉल्यूम मोस्ट ऑफ द जो है वो फ्लोर पर है, लेकिन बी में जो है वो फ्लोर पर नहीं है, प्लेटफॉर्म पर नहीं है, और इस तरह दिस इज़ द नॉट करेक्ट way, whereas this is the correct way of placing the sample inside the graphite furnace tube. तो यहाँ पर liquid form में sample है तो yes we can place a solid sample here also. Next, another advantage of using graphite furnace is the temperature control. देखें हम अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम में भी हम ये काम कर तो सकते हैं लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकली हीट अप करते हैं फर्नेस को तो फिर उसमें कोई इशू जो है वो नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें दिस डायग्राम, तो इसमें अगर आप देखें कि ये जो रेड पोर्शन है ये कर्व्ड है, ये वो प्लेटफॉर्म है और इसको हम एल्वोव कर्व्ड प्लेटफॉर्म जो है वो कहते हैं। तो इस सैंपल जो है जब हम इसको यहाँ से प्लेस करते हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो स्टे करता है, और इसी प्लेटफॉर्म की यहाँ पर जो है वो हमने डिस्कशन की थी कि जब इस प्लेटफॉर्म पर पड़ा होगा तो बेटर एटोमाइजेशन जो है वो होगी। सो अगर आप देखें कि इस प्लेटफॉर्म पर सैंपल पड़ा होता है और ये ट्यूब सारी कवर्ड होती है, तो हॉलो कैथोड लैम्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस साइड से आती है और यहाँ से वो बाहर निकलती है। तो इस दौरान जब वो अंदर से पास करती है तो जो सैंपल एटम्स में कन्वर्ट होता है वो फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो कर्व्ड एल्वोव प्लेटफॉर्म है इसको हम ट्रांसवर्सली हीट अप करते हैं। अगर आप देखें कि दिस इज़ दी एक्चुअली दी साइड व्यू, ये जो आप देख रहे हैं करंटली दिस इज़ दी साइड व्यू, और इसी का एंड व्यू जो है वो ये है। तो अगर आप एंड पर देखें तो यहाँ पर ये ट्यूब जो है वो पड़ी है। हम इस ट्यूब को ट्रांसवर्सली हीट करते हैं और ये हीट जो है वो कंडक्शन के ज़रिए नहीं होती बल्कि रेडिएशन के ज़रिए होती है। मींस के रेडिएशन जो है वो इसके हर पार्ट को जो है वो एनर्जी सप्लाई करती है। तो इसमें साइड वाइज हीटिंग है। एक होती है एंड टू एंड हीटिंग। एंड टू एंड हीटिंग क्या होगा कि इस तरफ से भी हम हीट अप करें इलेक्ट्रिकल वायर लगाकर और इस तरफ से भी हीट अप करें,
तो यहाँ से हीट इस तरफ को जा रही है और इधर से इस तरफ को आ रही है, तो होगा क्या कि सेंटर में जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, वेयर एज जो साइड्स होंगी वो कूल रह जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं एंड टू एंड हीटिंग। लेकिन जब हम ट्रांसवर्सली इसको कर्ड एल्वोव प्लेटफॉर्म को ट्रांसवर्सली हीट अप करेंगे कि इस तरह दोनों साइडों से जब हम हीट अप कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर जो है वो होगा पूरे प्लेटफॉर्म का। तो जब यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा तो सैंपल हमारा किसी भी एरिया में अगर पड़ा हुआ है तो वो एक जैसा उसका टेम्परेचर होगा, तो बेटर एटोमाइजेशन होगी और बेटर जो है वो फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी। लेकिन जब हम एंड टू एंड हीट अप करते हैं तो उसमें होगा क्या कि जब सेंटर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो सैंपल जो है वो हो सकता है कि जो साइडों में कोल्ड टेम्परेचर है तो वो एटमाइज होने के बाद फ़ौरन इन कोल्ड एरियाज़ में डिपॉज़िट हो जाए। जब वो इन कोल्ड एरियाज़ में डिपॉज़िट होगा तो वो फिर दरमियान में सेंटर में उसकी टोटल अमाउंट जो है वो कम रह जाएगी। तो इस तरह एक ही टेम्परेचर पर सारा सैंपल जो है वो एटोमाइज़ नहीं होगा, जिससे हमारा रिज़ल्ट जो है वो पुअर आएगा या सिग्नल जो है वो पुअर आएगा। तो इसलिए हम ये कर्व्ड एल्वोव प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्म हीटिंग, और ये हीटिंग रेडिएशंस के ज़रिए होती है, जिससे सैंपल कहीं भी प्लेस होगा तो वो यूनिफॉर्म हीटिंग के ज़रिए एक ही टेम्परेचर पर वो सारे स्टेप्स करेगा। और रिमेंबर दैट कि जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनमें ज़ाहिर है पहले जो स्टेप होगा वो डिहाइड्रेशन का होगा, उसके बाद चेयरिंग स्टेप होगा, उसके बाद एटोमाइजेशन का स्टेप होगा। एट द स्टेप ऑफ एटोमाइजेशन विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फिर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और जितनी फिर एब्जॉर्ब होगी बाकी रिमेनिंग जो है वो हम उसको फिर डिटेक्ट करेंगे। सो इन दिस वे दिस हीटिंग प्रोफाइल, और हम इसको हीट अप किस मैकेनिज़्म से कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर के ग्रेफाइट फर्नेस में हम टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इफ़ यू सी हेयर इन दिस ग्राफ के टेम्परेचर की जो प्रोफाइल है कि टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो हम स्टेप वाइज जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें तो एज़ वी इंक्रीज़ दी टेम्परेचर, तो यहाँ पर ये हमें एब्जॉर्बेंस का जो है वो सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस के दो सिग्नल मिल रहे हैं, एक सिग्नल जो है वो फ्रॉम वॉल आ रहा है और दूसरा सिग्नल जो है वो फ्रॉम प्लेटफॉर्म आ रहा है। अब वॉल से कौन सा सिग्नल आ रहा है कि जैसे ही हम हीट अप करते हैं तो कुछ सैंपल जो है वो इवेपोरेट कर जाता है, और वो इवेपोरेट करके इसकी वॉल के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ मैट्रिक्स के भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ स्मोक भी होता है, क्योंकि हमने हर चीज़ को अंदर ही जो है वो हम उसको हीट अप कर रहे हैं, तो वो स्मोक और वो बाकी चीज़ें जो है वो भी इंटरफेरेंस जो है वो काज कर सकती है। तो ये जो एब्जॉर्बेंस का सिग्नल आ रहा है दैट माइट बी ड्यू टू दी मैट्रिक्स इफ़ेक्ट्स। दूसरा ये जो सिग्नल आ रहा है अगर आप देखें, सो दिस इज़ एग्जैक्टली कमिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है अगर आप देखें हम टेम्परेचर की प्रोफाइल को जो है वो बढ़ा रहे हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म से सिग्नल आ रहा है दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये वो सिग्नल है जो कि एक्चुअली एनालाइट की वजह से आ रहा है, और हमने इसी को जो है वो नोट करना है। तो देखें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ एडवांटेजेस हैं ग्रेफाइट फर्नेस के वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो टेक्निकली हमें साउंड होना पड़ेगा, हमें एक्सपीरियंस होना पड़ेगा कि कितनी टेम्परेचर पर कितने टाइम बाद जो सिग्नल है वो एग्जैक्टली जो है वो एनालाइट का आ रहा है। तो अगर शुरू में ही सब कोई सिग्नल आ रहा है तो दैट मे बी ड्यू टू द मैट्रिक्स इफेक्ट, दैट मे बी ड्यू टू द कि देखें जब हम चेयरिंग करते हैं, तो जब चेयरिंग करते हैं, या चेयरिंग का एक और वर्ड है पायरोलिसिस, जब पायरोलिसिस करते हैं तो ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं वो टेम्परेचर से सबसे पहले ब्रेकअप उनका होता है। लाइक आफ्टर हाइड्रेशन चेयरिंग या पायरोलिसिस स्टेप होता है, और कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, और यहाँ पर इनसाइड जो है वो स्मोक प्रोड्यूस होगा। तो हॉलो कैथोड लैम्प की लाइट जो है जब यहाँ से यहाँ तक आएगी और अंदर जो है वो स्मोक होगा, तो उस वजह से हो सकता है कि वो जो एब्जॉर्प्शन है लाइट की कम, यहाँ पर लाइट बाहर निकले तो वो डिटेक्टर तो ऐसे ही नोट करेगा कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुई है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन है ना लाइट की वजह से नहीं हुई, वो उस स्मोक की वजह से हुई है, उस चेयरिंग की वजह से हुई है। लेकिन उसके बाद जो थोड़े टाइम बाद लाइक अगर आप 1 मिनट लगाएं या 2 मिनट लगाएं,
वो जो सिग्नल आएगा, नाउ दिस विल बी दी सिग्नल ऑफ एनालाइट, और हमने इस सिग्नल को नोट करना है। तो यहाँ पर फिर हमें एक्सपीरियंस से पता लगेगा कि कितने टाइम के बाद जो सिग्नल आएगा वो एक्चुअली एनालाइट का सिग्नल है। तो अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि येस देयर इज़ प्रॉब्लम, कि हमें फिर एनालिसिस जो है वो आफ्टर स्मोक जो है वो करना चाहिए, कि स्मोक वाला जब सिग्नल आ जाएगा उसके बाद फिर जो सिग्नल आएगा वो एनालाइट का होगा। तो येस, हम प्रैक्टिकली ऐसा ही करते हैं कि आफ्टर चेयरिंग जो है हम स्मोक जो है वो उसको रिमूव करते हैं। अब स्मोक को रिमूव करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर हम हाई प्रेशर आर्गन गैस जो है उसका एक फ्लश करते हैं, जिससे सारा स्मोक वगैरह जो है वो रिमूव हो जाता है, और फिर जो सिग्नल आएगा वो आएगा ड्यू टू द एनालाइट। इसके अलावा जो आर्गन से जो फ्लश करेंगे हम ये फर्नेस, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्यूरिंग द एनालिसिस नहीं करते, हर एनालिसिस के बाद भी जो है वो हम ये करते हैं ताकि इससे क्लीनिंग हो जाए। तो देखें, अगर आप एक रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग लेंगे तो कुछ डिपॉजिट जो है वो आपके एनालाइट के सैंपल का वो इस फर्नेस के अंदर रह सकता है। तो जब आप अगली दफ़ा उसकी रीडिंग लेंगे तो वो उसका फिर इफ़ेक्ट जो है वो आएगा। तो सैंपल तो जो है वो पहली रीडिंग का है, लेकिन वो हम जब दूसरी दफ़ा उसको एनालिसिस कर रहे हैं, रीडिंग सेकंड ले रहे हैं, तो वो उसमें इंटरफेयर करेगा। तो इस चीज़ को हम मेमोरी इफ़ेक्ट कहते हैं, कि जो सिग्नल है वो आना तो प्रेजेंट करंट सैंपल का चाहिए, लेकिन वो प्रीवियस जो एनालिसिस किया उसका आ रहा है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द एनालाइट समवेयर इन द ट्यूब। तो इसलिए इस चीज़ को हम मेमोरी इफ़ेक्ट कहते हैं, और ये मेमोरी इफ़ेक्ट जो है वो बड़ा डिसएडवांटेज है ग्रेफाइट फर्नेस का। तो इसको फिर एक तरीका ये है कि हम फ्लश करते हैं कंटिन्यूसली विद नियॉन आर्गन और सम नोबल गैस। और दूसरा ये है कि ये जो कर्ड एल्वो प्लेटफॉर्म है या ये ग्रेफाइट का बना होता है, तो इसके ऊपर हम ग्रेफाइट की एक और शाइनी पॉलिश करते हैं, ताकि इसके अंदर जो पोर्स हैं वो बिल्कुल क्लोज़अप हो जाएं और इसकी सरफेस बिल्कुल शाइनी हो जाए, ताकि कोई भी एनालाइट का पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब या एड्जॉर्ब ना करे, और जैसे ही हम फ्लश करें ये सारी ट्यूब जो है वो क्लीन अप हो जाए। तो इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें ये एक्सपीरियंस से पता लगेगा कि आफ्टर द स्मोक जो भी अब सिग्नल आया है वो किस चीज़ का है, वो एनालाइट का है। तो वो फिर हमें टाइम से जो है वो पता लगेगा। सो दैट इज़ वाई very much experience is needed in order to operate graphite furnace atomic absorption spectroscopic instrument. Now as we have seen that during the chairing step और pyrolysis step smoke जो है वो इंटरफेयर करता है हमारी रीडिंग में। तो स्मोक को रिमूव करने के लिए we add something and that thing is called as matrix modifiers. तो the role of matrix modifier is to reduce the loss of analyte during chairing step, and this can be done by matrix modifiers which either make matrix more volatile or analyte less volatile. देखें कि ज़्यादातर जो स्मोक होता है वो ओनली बिकॉज ऑफ द मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या है? एवरीथिंग एक्सेप्ट एनालाइट इज़ कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो आइदर जो मैट्रिक्स है वो जिस टेम्परेचर पर एनालाइट ने एटोमाइज़ होना है वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है वो कन्वर्ट हो इनटू स्मोक, या फिर जो एनालाइट है वो मैट्रिक्स से ज़्यादा टेम्परेचर पर एटोमाइज़ हो। तो दो टेक्निक्स हैं कि आइदर वी मेक मैट्रिक्स मोर वोलेटाइल और एनालाइट लेस वोलेटाइल। तो इस तरह हम जो है वो दोनों चीज़ें यानी कि एटोमाइजेशन और स्मोक फॉर्मेशन ये फिर एक ही टेम्परेचर पर नहीं होगी, ये जब डिफरेंट टेम्परेचर पर होगी तो इट विल बी इजी कि हम फिर जो सिग्नल ड्यू टू एटोमाइजेशन ऑफ द एनालाइट है हम उसको इजीली फिर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो नीचे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक टेम्परेचर प्रोफाइल जो है वो दी हुई है और ये सारा टाइम जो है वो दिया हुआ है इन सेकंड्स। तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल किस एक्सपेरिमेंट की है कि इसमें हम एक्चुअली मैंगनीज़ मेजर कर रहे हैं इन सी वाटर। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर प्रोफाइल देखें कि शुरू के जो कोई 50 to 60 सेकंड्स हैं वो ड्राइंग पीरियड है, उसके बाद 80 सेकंड्स तक टेम्परेचर जो है वो हम बढ़ाते हैं और ये चेयरिंग स्टेप है, और फिर 80 सेकंड्स के बाद टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 2000 से
तक चला जाता है, फिर हम उसको कम करते हैं। ये तकरीबन जो है वो विदिन 2 मिनट्स ये सारा प्रोसीजर होता है और 80 टू 120 सेकंड्स के दरमियान जो है वो एटोमाइजेशन होती है। तो ये एक्चुअली टेम्परेचर प्रोफाइल है, ये हम ग्रेफाइट फर्नेस का ऐसे टेम्परेचर जो है वो सेट करते हैं। लेकिन इस एनालिसिस में एक प्रॉब्लम है और वो ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि मैंगनीज़ इन सी वाटर हम कर रहे हैं तो सी में NaCl जो है वो होता है। तो अगर आप देखें कि ये टेम्परेचर प्रोफाइल है और ये एब्जॉर्बेंस सिग्नल है, तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा जो सिग्नल आ रहा है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मैंगनीज़ बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अब देखें कि ये इतना बड़ा सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्बेंस शो हो रही है, तो जो मैंगनीज़ का सिग्नल होगा वो तो कहीं इसके पीछे जो है वो उसमें वो ओवरलैप हो जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इस सी वाटर में एक मैट्रिक्स मॉडिफायर जो है वो ऐड करेंगे और वो जो मैट्रिक्स मॉडिफायर है वो है अमोनियम नाइट्रेट। तो जैसे ही हम अमोनियम नाइट्रेट ऐड करेंगे तो ये देखेंगे कि जितनी भी पीक्स हैं विच वर ड्यू टू द NaCl वो जो है वो डिक्रीज़ कर जाएंगी, ऑलमोस्ट 0 पर पहुंच जाएंगी। तो अब अगर मैंगनीज़ का कोई सिग्नल इस रेंज में है तो वो मास्क अप नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है कि अमोनियम नाइट्रेट की एडिशन करने के बाद जो है वो ये सिग्नल रिमूव क्यों हो जाता है? तो अगर आप देखें कि दिस इज़ द मैट्रिक्स मॉडिफायर अमोनियम नाइट्रेट और ये है सोडियम क्लोराइड जो कि स्मोक काज करता है और इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो रही है। देखें यहाँ पर अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये हॉलो कैथोड की लैंप की लाइट इसलिए नहीं एब्जॉर्ब हो रही कि वो एग्जैक्टली उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही हैं, बल्कि ये स्मोक है और ये स्मोक जो है वो लाइट को डिटेक्टर तक पहुँचने नहीं दे रहा। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये स्मोक काज करता है। तो जब हम इसमें अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे तो होगा क्या, जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड बनता है दिस इज़ नॉट स्मोकी इन नेचर, तो जिससे अब स्मोक नहीं बनेगा और यहाँ पर ये 0 सिग्नल आ रहा है ऑलमोस्ट, और मैंगनीज़ को हम इजीली एस्टिमेट जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह इसी की एक और एग्जांपल है, वो ये है कि हम एलुमिनियम को जो है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर मेजर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एलुमिनियम को एनालिसिस करना है तो एक टेम्परेचर है लाइक 1700 सेंटीग्रेड, लेकिन इस टेम्परेचर पर मैट्रिक्स जो है वो स्मोक बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स मॉडिफायर ऐड करेंगे विच इज़ एक्चुअली मैग्नीशियम नाइट्रेट। जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो इस टेम्परेचर रेंज पर मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है ये डीकम्पोज होगा और डीकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये इस एल्युमिनियम के साथ मिलकर मैग्नीशियम बनाएगा और Al2O3 बनाएगा। नाउ ये जो Al2O3 है ये 1700 पर डीकम्पोज नहीं होता, बल्कि ये 2000 सेंटीग्रेड पर डीकम्पोज होता है और फिर Al2O3 जो है वो एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा और फिर इस एल्युमिनियम को हम आगे मेजर करेंगे। तो देखें कि अगर हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे एल्युमिनियम विदाउट द एडिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट तो ये 1700 पर, लेकिन जब हमने मैग्नीशियम नाइट्रेट ऐड किया तो वो डिकम्पोज हुआ इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसने इस एल्युमिनियम के साथ मिलकर मैग्नीशियम और Al2O3 बना दिया। नाउ ये Al2O3 जो है फॉर एग्जांपल 2000 सेंटीग्रेड पर जब डिकम्पोज होगा तो मैट्रिक्स जो है वो 1700 पर स्मोक बना रहा है, लेकिन ये जो है वो 2000 सेंटीग्रेड पर जाकर एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह इस मैट्रिक्स मॉडिफायर ने एनालाइट का जो एटमाइजेशन का टेम्परेचर है उसको बढ़ा दिया है। तो इस तरह हम जो है वो स्मोक फॉर्मेशन को एटमाइजेशन स्टेप से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिले इनमें लेके आ सकते हैं, जिससे फिर हम इनको डिफरेंट टेम्परेचर्स पर मेजर कर सकते हैं और इस तरह कोई इंटरफेरेंस जो है ड्यू टू द मैट्रिक्स नहीं रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इस सारे लेक्चर की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।